एबे आमर ये जो जातीय विमर्श कवितार प्रतिवाद और अनाम काव्य आंदोलन यही कार्यक्रम रे आमर जो अतिथि माने आम गहन उपस्थित अच्छा श्रीयुत उदयन बाजपेयी भारत वर्षर जड़े विशिष्ट लेखक मु श्रीयुत उदयन बाजपेयी महोदय को अनुरोध करुच्ची से वक्तव्य उपस्थापन करेंगे। श्रीयुत उदयन बाजपेयी। मित्रों, आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं उड़िया नहीं बोल सकता। समझने की मैं कोशिश पूरी करता रहा और काफ़ी कुछ समझ भी गया। ये कार्यक्रम आज महान चित्रकार सैयद हैदर रज़ा और अनाम कविता के प्रवर्तक कुमार मोहंती की स्मृति में हम कर रहे हैं। आपने कुमार मोहंती और अनाम कविता के बारे में आपको स्वयं बहुत पता होगा और अभी भी लोगों ने काफ़ी उस पर बात की। मेरा दुर्भाग्य कि मुझे इसके 2-3 कवियों के अलावा जो हमारे बहुत समय से मित्र हैं बहुत पता नहीं है। एक चीज़ लेकिन मुझे कविताओं की उद्धरण से समझ में आई कि इसमें एक किस्म का संगीत खोजने की कोशिश रही है। अब वो किस हद तक सारे कवियों में थी नहीं थी ये आपको बेहतर पता होगा। एक तो बड़ी महत्व की बात ये है कि हम ये कार्यक्रम यहाँ हम मिल रहे हैं पुरी में। पुरी में जो प्रतिमा शास्त्र है, आइकोनोग्राफी है, खुद उसके संदर्भ में एक प्रोटेस्ट है। एक नई बात पुरी में आई थी। ये पहली बार हुआ हिंदुस्तान की आइकोनोग्राफी में, प्रतिमा विज्ञान में, कि आंख इतनी बड़ी बना दी गई किसी देवता की, किसी आइकन की, किसी मूर्ति की। इतनी बड़ी आंख आपको भारत में किसी मूर्ति की, किसी विग्रह की नहीं मिलेगी। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। आप चाहें तो आपकी शब्दावली में प्रोटेस्ट है, एक प्रश्न है, और एक बहुत नई बात वो लाए। और नई बात इस तरह लाए कि आम तौर पर आपको ये इतनी बड़ी आंख मिलती नहीं है। और इसका आशय था बहुत बड़ा। और आशय ये था कि जगन्नाथ जिन्होंने जगत की सृष्टि की, वो अपनी सृष्टि से स्वयं चमत्कृत हो गए। और ये जो इनके बड़ी आंखें हैं, ये विस्फारित नयन है। और नाट्य शास्त्र में विस्फारित नयन अचरज को व्यक्त करते हैं। इस तरह यहाँ जगन्नाथ की प्रतिमा एक कवि के प्रतिमा के रूप में या एक कलाकार की प्रतिमा के रूप में, एक देवता को एक कलाकार के रूप में रूपांतरित किया गया, यानी जो अपनी कृति से स्वयं चमत्कृत है। ये जो बड़ी आंखें हैं, ये इस सृष्टि के चमत्कार होने की, यानी या किसी कवि के लिए भी सही होगा कि वो जो कविता लिखता है, अगर वो स्वयं चमत्कृत उस कविता से नहीं है तो सच मानिए कि वो कुछ साधारण सा कवि है। जो बड़ा कवि होता है वो अपनी कविता से स्वयं चमत्कृत होता है। और आप जगन्नाथ की इस प्रतिमा में ये जो स्वयं चमत्कृत है सर्जक, अपनी कृति से जो जगत है, उसका अद्भुत रूपांतरण है ये। और ये एक किस्म का तब तक की आइकोनोग्राफी में, तब तक के मूर्ति शास्त्र में, चले आ रहे मूर्ति शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप रहा था। दूसरी बात, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ गालिब का। सत्या जी ने अभी सुनाया गालिब को। मैं थोड़ा ज़्यादा उलझा हुआ शेर सुनाता हूँ आपको, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल शेर। और शेर है, आते हैं गैब से मज़ामीन ख्याल में, आते हैं गैब से मज़ामीन ख्याल में, गालिब सरीरे खामा नवाए सरोश है। आते हैं गैब से का मतलब है गायब से, इनविजिबल से ख्याल आते हैं।
मज़ामीन आते हैं, यानी कविता की जो कथा वस्तु है, जो काव्य की जो आइडियाज़ हैं, वो गैब से आते हैं, इनविजिबल से आते हैं। और गालिब यानी पोएट कर क्या रहा है? पोएट के लिए कलम चलने की जो आवाज़ है वो फरिश्ते का संगीत है। यानी गालिब अपनी पोएम लिख नहीं रहा है क्योंकि वो ख्याल गैब से आते हैं। और ये बहुत बड़ा शेर है और इसके बड़े गहरे आशय हैं। ये गैब है क्या जिसको हम इनविजिबल कह रहे हैं? जिस गैब जो है ये क्या है? आपने देखा होगा कि जब बच्चे शुरू में जब बड़े हो रहे होते हैं बच्चे, तो अगर आप उनको न सिखाएं, आमतौर पे माता पिता बच्चों को सिखाने की अपनी बेहद बेहूदी आदत से अपने को रोक नहीं पाते और सिखाने में लग जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो संसार की को समझने के तमाम औजार लेके पैदा होता है। ऐसा कोई बच्चा आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो संसार को समझने के पर्याप्त साधन लेके पैदा न हुआ हो। और इस पृथ्वी पे वो संसार बनाता है। एक अंग्रेज दार्शनिक हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, आप सब सुधीजन हैं, आपको मालूम ही होगा, विटगेनस्टाइन। उसने कहा था कि ये जो संसार है ये वस्तुओं से नहीं बना है, तथ्यों से बना है, फैक्ट से बना है। और फैक्ट आप बनाते हैं। इस पृथ्वी पर संसार हर व्यक्ति बनाता है अपना संसार, और हर बच्चे में यह सामर्थ्य है कि वो इस पृथ्वी पर अपना संसार बनाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से वो सारे साधन हैं जिनके सहारे वो अपना संसार बना सके। आप ये कह लीजिए कि बच्चे के भीतर प्रकृति है जो संसार बना रही होती है उसके लिए। फिर वो बड़ा होता है। जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो उसकी अपनी जो आंतरिक तर्क सामर्थ्य है या गढ़ने की जो सामर्थ्य है, आप कह लीजिए सृजनात्मकता है जो उसकी अपनी, उसके ऊपर एक औसत किस्म की बनाने की सामर्थ्य को आरोपित कर दिया जाता है। इसमें अध्यापक शामिल होते हैं, इसमें माता पिता शामिल होते हैं, इसमें आस पड़ोस शामिल होता है, और सभी मिलके उसकी जो अपनी जगत को बनाने की सामर्थ्य है उसको दरकिनार कर देते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि जिसको हम गैब कह रहे हैं वो ये बच्चे के भीतर छिपी हुई प्रकृति है, और ये बीच बीच में संदेश भेजती रहती है। और जो इसको सुनना शुरू करता है वो सृजन करता है। यानी आप लोग अगर बोलते रहेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। लगातार आपके जो सप्रेस्ड क्रिएटिविटी है मनुष्य के भीतर, आप उसको गैब कह लीजिए, आप उसको डिवाइन कह लीजिए, आप जैसा जो मानने वाले हैं वैसा कर लीजिए, बट सच ये है कि आपकी एवरेज इंटेलिजेंस से परे एक चीज है, वो आपको कुछ संदेश भेजती है। वो मज़ामीन आपको वहां से आते हैं, और जो उनको सुनता है वो उसके अनुकूल जीवन जीता है। और ये सुनना अपने में प्रतिवाद है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट को प्रश्नांकित करना एक स्तर है प्रतिवाद का, लेकिन कविता मात्र प्रोटेस्ट होती है। यानी जब आप क्षमा करेंगे कि अगर भीषण स्थिति में भी एक प्रेम कविता लिखना प्रोटेस्ट ही है, क्योंकि वो अगर कविता है, यानी अगर वो आपने अपनी
रोजमर्रा की औसत बुद्धि से लिखी हुई टूटी हुई पंक्तियां नहीं हैं, वो काव्य है अगर, तो वो मानवीय समाज में प्रकृति का दखल है, मानवीय समाज में प्रकृति का प्रवेश है, नैसर्गिक का प्रवेश है, जो मानवीय समाज के नियम धर्मों को नहीं मानती। इसीलिए मम्मट ने, ये जो 10-12वीं शताब्दी का बहुत बड़ा विचारक था संस्कृत का, इसने कहा था कि जो कविता है वो नियतिकृत नियम रहिताम है, वो रोजमर्रा की जो एवरेज जिंदगी है उस एवरेज जिंदगी के नियम को नहीं मानती। तो ये नियम न मानना अपने में प्रोटेस्ट है। इसके लिए प्रोटेस्ट की भाषा की हमेशा जरूरत नहीं होती। जो लोग करते हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं करते वो भी छोटा काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग प्योर पोएम, मतलब नट बोल्ट पे कविता लिखते हैं, किसी कंकड़ पे कविता लिखते हैं, उनका लिखना मात्र, अगर उन्होंने वो कविता लिखी है और वो कविता है, अगर गैब से मज़ामीन आए थे, अगर वो आपकी चतुर बुद्धि का सृजन नहीं है और ये गैब से आए मज़ामीन को धारण किया है आपने, तो वो होना मात्र उस कविता का इज ए काइंड ऑफ ए प्रोटेस्ट, बिकॉज इट in a sense disturbs the kind of system that you are living in. कविता जैसे ही प्रवेश करेगी आपकी जिंदगी में, एक पाठक की जिंदगी में, वो मजबूर होगा उन सारी एवरेज किस्म की समझ को तोड़ने के लिए। केवल दुनिया में 2 चीजें ऐसी हैं जो आपके रोजमर्रा के एवरेज लॉजिकल सिस्टम को तोड़ती हैं, और दोनों गिफ्ट्स हैं। कवि की पढ़ाई नहीं होती, इसीलिए कहीं ऐसे कोई इंस्टीट्यूट दुनिया में नहीं है, और अगर हैं तो फेलियर हैं, जहां आप पढ़ के कवि को पैदा कर दें। और ये 2 चीज हैं, या तो प्रेम और या काव्य, यानी लिटरेचर, आप आर्ट्स। ये दोनों गिफ्ट्स हैं मनुष्य को। किसने की हैं गिफ्ट हमें नहीं मालूम। आपको एक जो उसका एक व्याख्या है वो मैंने की कि भाई ये जो प्रकृति हमारे अंदर दबी हुई है, जिसको हमने पूरी तरह से नष्ट, हम हमेशा पेड़ों के कट जाने का दुख मनाते हैं, हमें मनाना भी चाहिए, लेकिन हमने अपने भीतर जो प्रकृति लेके हम पैदा हुए थे, जिसके कारण हम तमाम दूसरी प्रकृति से जुड़ते हैं, हमने उसको पूरी तरह कुचला हुआ है। और उसकी जो आवाज़ है, और उस आवाज़ का रूपांतरण जब एक काव्य में होता है, शब्दों में होता है, तो शब्द टूटते हैं। हर अच्छी कविता भाषा को में क्रैक्स ला देती है, उसमें दरारें पैदा करती है, उसको तोड़ के बाहर निकलना चाहती है। ये जो टूटन भाषा में पैदा होती है, व्याकरण में पैदा होती है, रोजमर्रा की समझ में पैदा होती है, ये अगर प्रतिवाद नहीं है, एक अस्तित्विक प्रतिवाद नहीं है, एग्जिस्टेंशियल प्रोटेस्ट नहीं है, तो इसके लिए कोई दूसरा शब्द हो भी नहीं सकता। 60 के दशक में, 60s में, आपको अंदाज होगा, सोवियत यूनियन नाम का एक ऐसा एक देश था, सुपर पावर, जिसने बहुत से दूसरे देशों पे कब्जा कर रखा था। सुपर पावर्स का कोई भी अगर अर्थ है तो यही है कि दूसरे देशों को कितना अधिक आप कब्जा उस पर कर सकते हैं, कैसे नाश कर सकते हैं दूसरे देशों। अमेरिका भी यही करता है। उस दौरान वहाँ एक व्यक्ति हुआ जिसने ये पता किया कि अगर आप पत्तियों को फोटोग्राफ करें एक खास तरह से, तो उनके चारों तरफ एक प्रभा मंडल जैसा नजर आता है। अगर किसी छोटे पशु पक्षी को करें तो भी प्रभा मंडल नजर आता है। किसी मनुष्य को भी ऐसे फोटोग्राफ किया जाता है, खास किस्म की उन्होंने प्लेट्स बनाई, तो वो प्रभा मंडल होता है उसके चारों तरफ, उसको बायोप्लाज्मा कहते हैं। और उन्होंने धीरे धीरे ये खोज की
कि ये जो बायोप्लाज्मा है ये व्यक्ति के को दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे मनुष्यों, जीव जंतुओं से जोड़ने का काम करता है। यानी जब आप पेड़ नहीं भी देख रहे होते हैं, जैसा कि हमारे बहुत सारे कवि लोग करते हैं, सुबह बैठ जाते हैं और पेड़ देखते हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर भी देखते थे। तो अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, मान लीजिए मैं अभी आप में से किसी से व्यक्तिशः बात पास में जाके ना भी करूं, तो भी जो ये बायोप्लाज्मा है मेरे चारों तरफ और आपके चारों तरफ, ये आपस में संबंधित है, ये आपस में निरंतर है, ये कंटिन्यूअम है। और इसको हमने मॉडर्न लॉजिक से या जैसे भी तरह के तर्क विधान से तोड़ा हुआ है। यानी इस कंटिन्यूटी को, इस निरंतरता को हम स्वीकृति अपने तर्क विधान में नहीं देते। कविता का प्रोटेस्ट एक ये भी है कि वो इस कंटिन्यूटी को, इस निरंतरता को पुनर्स्थापित कर देती है। क्यों? क्योंकि वो गैब से आई हुई है। कविता का स्रोत वही है जो बायोप्लाज्मा का स्रोत है। ये इसीलिए कविता एक अन्य व्यक्ति में, एक दूसरे व्यक्ति में अनन्य को डिस्कवर करती है। एक अन्य में अनन्य को डिस्कवर करने का काम काव्य करता है, और ये एक तरह से उपलब्ध तर्क विधान में के खिलाफ प्रोटेस्ट है। ये कंटिन्यूअम पैदा करती है। आप जब कविता पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए रिल्के की या कुमार मोहंती की, 1 मिनट के लिए, उतनी देर जितनी देर आप पढ़ रहे हैं, आप में और आपके चारों ओर में जो टूटन है वो खत्म हो जाती है। उतनी देर के लिए कंटिन्यूअम स्टैब्लिश हो जाता है, और आप उतनी देर के लिए प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य न होकर प्रकृति के मनुष्य में तब्दील हो जाते हैं। ये जो रूपांतरण है प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य के स्थान पर प्रकृति में मनुष्य का, ये एक प्रतिवाद है कविता का, बहुत एग्जिस्टेंशियल स्तर पर प्रतिवाद है। और जिस समाज में काव्य नहीं हुआ करता, एक तो ऐसा कोई समाज दुनिया में बना नहीं। ऐसा समाज है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत कमज़ोर हो, ऐसा समाज है जिसमें आधुनिक विज्ञान बहुत कमज़ोर हो, बल्कि ना हो ऐसे समाज आप, लेकिन ऐसा एक समाज भी नहीं है दुनिया में जिसमें काव्य ना हो। आप कह सकते हैं कि कविता, ऐसे समाज हैं साहब जिसमें भाषा की बहुत प्रिमिटिव किस्म की अवस्था थी, लेकिन मैं फिर बंधुओं आपको कहूँ कि कविता भाषा में नहीं, भाषा के माध्यम से लिखी जाती है, लेकिन कविता भाषा के परे होती है। इसीलिए हम लोग संस्कृत में व्यंजना शक्ति की बात करते हैं, ध्वनि की बात करते हैं। वो एक विशद बड़ा विषय है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन भाषा शुरू में हर शब्द स्वर होता है। ये आप चाहे बच्चे में देख लीजिए, चाहे मानवीय इतिहास में देख लीजिए, उस स्वर में शब्द पैदा होता है। इसलिए ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें संगीत न हो। कवि का एक काम ये भी होता है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल से जो भाषा में, शब्दों में संगीत अनसुना हो गया है, संगीत जो कोलाहल में डूब गया है, उस संगीत को अलग अलग ढंग से दोबारा सतह पे लाने का प्रयास करे। इस अर्थ में भी कविता कोलाहल के विरुद्ध संगीत का प्रतिवाद है। इन तमाम तरह से अगर आप देखेंगे तो कविता ना सिर्फ किसी स्टैब्लिशमेंट के स्तर पर प्रश्नांकन करती है, जो कि करती ही है, कर सकती है, लेकिन कविता मात्र प्रोटेस्ट होती है। कविता का होना अपने में एक प्रोटेस्ट है। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीयुक्त उदयन वाजपेयी। बहु समय धरी से जगन्नाथ उपरे, कवितार प्रतिवाद उपरे जो भावपूर्ण वक्तव्य रखिले, से धन्यवाद जनाऊँ।